Good morning students, today we are going to start chapter 4 of change and development in Indian society. Students, the name of chapter is change and development in industrial society. In last chapter or the last chapter of this book, that is change and development in rural society or agrarian society. Today we will discuss about the industrial society. Students, we can divide this chapter into 2 or 3 parts. First of all, we will discuss about the work circumstances as a whole in India and in the world as well. सबसे पहले हम वर्क सर्कमस्टांसेस देखेंगे. लेटर ऑन हम लोग LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का वर्क सर्कमस्टांसेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा वो देखेंगे इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया. एंड फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट सम challenges. So students, without wasting our time, let us start. Students, as you can see here the table of content, and in today's video or this video we will discuss about all these points one by one. Let us start the first point, that is changes in industrial society. Students, industrialization जो है वो 17th century में आया और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था इन 11th क्लास दैट आर सोशियोलॉजी इज क्लोजली एसोसिएटेड और रिलेटेड विद इकोनॉमी आल्सो. तो इकोनॉमी में जो भी चेंज आए उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा ऑन आवर सोसाइटी. इस वजह से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और वेरियस कंट्रीज़ में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसका सोशियोलॉजी पर, सोसाइटी पर, सोशल रिलेशंस पर, वी द मेंबर ऑफ सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा. यहाँ हम लोग एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी की बात तो करेंगे ही, इसके साथ ही साथ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्कर ऑल्सो एंड द वर्क सर्कमस्टांसेस ऑल्सो कि इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का वर्कर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, नेगेटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इसको हम थोड़ा सी एक ब्रॉड वे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, द फर्स्ट बाई प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अर्बनाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ अर्बनाइजेशन क्लोजली रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, या फिर मैं यूँ कहूँ दैट अर्बनाइजेशन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. कई बार आप मॉल में कुछ खरीदने जाते हैं या फिर आप कुछ परचेज करते हैं, स्कीम देखते हैं तो क्या रहता है, गेट वन बाई वन, ऐसा ही आता है ना, बाई वन गेट वन, तो एक के साथ एक फ्री. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ क्या फ्री मिला है, अर्बनाइजेशन. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अर्बनाइजेशन एक्चुअली होता क्या है. आप सब लोग पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में भी हम लोग अर्बनाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए डिटेल तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रीफ मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन मीन्स एक्सपांशन ऑफ अर्बन एरिया एंड द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़. खत्म. Urbanization means the expansion of urban area and industrial activities. यहाँ तक अर्बनाइजेशन लिमिटेड रखो अगर वो 1 मार्क का क्वेश्चन है. अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है तो ये आप लाइन लिख के ये मीनिंग मेंशन करके आप 2 और 3 पॉइंट्स लिख दें. 4 मार्क का क्वेश्चन आता है तो फिर पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देना. 6 मार्क का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सी मैप ड्रॉ करके बता दें कि अर्बनाइजेशन किसको कहते हैं. मैं आपको पिक्टोरियली बताने जा रही हूँ कि अर्बनाइजेशन आखिर होता क्या है. स्टूडेंट्स, बहुत केयरफुली आप लोग ऑब्जर्व करेंगे. ये पहले भीलवाड़ा था, हम लोग बात कर रहे हैं भीलवाड़ा की. एक छोटा सा भीलवाड़ा था और इस भीलवाड़ा की क्या थी, कुछ 1-2 कॉलोनीज थी, जस्ट लाइक नाथ द्वारा सराया, काशीपुरी, ये 1-2 सिंधु नगर था, 1-2 कॉलोनीज भीलवाड़ा में थी. लेकिन धीरे धीरे करके क्योंकि पॉपुलेशन भीलवाड़ा में इंक्रीज़ होती गई, एक्सपांशन ऑफ पॉपुलेशन होता गया, या फिर यूँ कहें पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ होती गई, तो पॉपुलेशन ने फिर भीलवाड़ा का ये जो कोर एरिया था इसका एक्सपांशन करना स्टार्ट कर दिया. फिर धीरे धीरे करके शास्त्री नगर, बापू नगर, RC व्यास, यहाँ तक बढ़े हम लोग.
यहाँ बढ़ने के बाद भी पॉपुलेशन रुकी नहीं, पॉपुलेशन बढ़ती गई। फिर विजय सिंह पथिक नगर, सांगानेर, फिर आपका रह गया शास्त्री नगर एक्सटेंशन, पटेल नगर आ गया। पटेल नगर के बाद धीरे धीरे दूसरी कॉलोनीज़ बनी जस्ट लाइक और सुखाड़िया नगर, सुखाड़िया सर्किल के पास। उसके बाद भी पॉपुलेशन रुकी नहीं। फिर सुशांत सिटी अंसल आया, उसके बाद शारदा एवरग्रीन आया, कमला विहार आया, ऐसे ऐसे करके गोकुलम आया, गोकुल विहार आया। धीरे 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 करके कहाँ से शुरुआत हुई थी? शुरुआत हुई थी यहाँ से, और धीरे 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 करके भीलवाड़ा इतना बड़ा हो गया। तो ये टेंडेंसी जो मैंने आपको बताई पिक्टोरियली, दिस फिनोमेना इज नोन एज अर्बन एरिया, और दिस फिनोमेना इज नोन एज अर्बनाइजेशन। कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। अब अर्बनाइजेशन के कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अर्बन एरिया तो बहुत अच्छी बात है, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं। याद करो अर्बन ऑर्डर, अर्बन सोशल ऑर्डर के बारे में हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था इन चैप्टर 2। दैट टाइम अर्बनाइजेशन के हमने जो फीचर्स देखे थे वो तो बहुत बढ़िया है। अर्बन एरिया में रहते हैं तो जितना बड़ा अर्बन एरिया होगा उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल रहेंगी, उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल रहती हैं आपके पास, और सर्विसेज भी उतनी ही ज़्यादा अवेलेबल रहती हैं। तो फिर अर्बनाइजेशन की वजह से और क्या कोई इसका नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है? नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, लेकिन बीइंग एज अ टीचर मैं आपको वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स अभी बताने वाली नहीं हूँ। फिलहाल हम CBSE सिलेबस को फॉलो करेंगे कि आपकी बुक में क्या मेंशन है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बनाइजेशन में फर्स्ट पॉइंट है एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अर्बनाइजेशन या फिर अर्बन एरिया में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जिसको हम लोग प्राइमरी रिलेशनशिप कहते हैं, फिर प्राइमरी ग्रुप कहते हैं। तो प्राइमरी ग्रुप्स की कंप्लीटली अब्सेंस होती हैं इन अर्बन एरिया, या फिर यूँ कहें कंप्लीट अब्सेंस की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जिस लेवल पे विलेजेस में या फिर रूरल एरिया में प्राइमरी रिलेशनशिप पाए जाते हैं या फिर डायरेक्ट फेस टू फेस कांटेक्ट होता है, ऐसा फेस टू फेस डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो अर्बन एरिया में नहीं होता है। आपका नेबर कौन है, उसका नाम क्या है, करता क्या है, बर्थडे कब है, ये चीज़ें आपको सोशल मीडिया से, फेसबुक से मालूम होती है। अच्छा आप भी हमारे नेबर हैं। जितनी पॉश कॉलोनी होगी उतना ही ज़्यादा फेस टू फेस जो कांटेक्ट है उसकी अब्सेंस रहेगी। अगर स्लम एरिया है तो फेस टू फेस कांटेक्ट रहेगा, डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा, लेकिन जितना बड़ा आप अगर देखेंगे पॉश कॉलोनी है, डायरेक्ट कांटेक्ट की अब्सेंस भी उतनी ही ज़्यादा होगी, या फिर जिसको मैं कहूँ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द नेबर्स ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट इज नॉन प्रोफेशनल रिलेशंस। एक्चुअली स्टूडेंट्स इसका जो डायरेक्ट कांटेक्ट की जो अब्सेंस है इसके कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। आप लोगों को लगता होगा ठीक है अर्बन एरिया में टाइम किसके पास है, नहीं बात की तो नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, लेकिन स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट कांटेक्ट जो है, जो फेस टू फेस कांटेक्ट है, ये जो इंटीमेसी है, ये आपकी सिक्योरिटी के साथ भी एसोसिएटेड है। कैसे आपकी सिक्योरिटी के साथ एसोसिएटेड है? अगर आप एक रूरल एरिया में रहते हैं तो सबको मालूम है कि यहाँ कुछ लोग रह रहे हैं, मान लो बीमार भी हैं तो आपकी केयर करने आ जाते हैं, वो आपकी रात को भी जगते हैं तो मालूम पड़ता है अगर थोड़ी सी भी खटपट यहाँ पे आपके घर पे हुई, थोड़ा सी भी कहीं पर भी उनको कुछ भी डाउटफुल लगता है तो वो जल्दी से उठ जाते हैं और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वो आ जाते हैं। लेकिन अर्बन एरिया में क्योंकि हमको नॉलेज में ही नहीं रहती कि नेबर कौन है, नेबर की फिज़िकल कंडीशन क्या है, उसकी सिक्योरिटी स्टेटस क्या है, कुछ हमको मालूम नहीं रहता। और कई बार मालूम पड़ता है कि पास में ही मर्डर हो गया और नेबर को कुछ मालूम भी नहीं पड़ा है। ऐसा ही एक केस भीलवाड़ा में आया था, शास्त्री नगर का केस है, अराउंड 10 years अगो केस ये हुआ था। डॉक्टर मित्तल फेमस हुए थे इन दिनों, आपको मालूम ही होगा सब लोगों को। आलोक मित्तल के जो फादर इन लॉ थे, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, फादर इन लॉ और उनकी मदर इन लॉ दोनों का ही मर्डर हो गया था रात को, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ा। आलोक मित्तल की वाइफ जब अपने पेरेंट्स से मिलने गई तब उनको मालूम पड़ा कि फादर और मदर जो हैं एक लूट केस था, डकैती केस था, जिसमें कि जो चोर थे उन्होंने उनका मर्डर कर दिया। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से, क्योंकि पॉश कॉलोनी है,
डायरेक्ट कांटेक्ट रहते नहीं हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहते हैं, तो मालूम भी नहीं पड़ पाती ये सारी चीज़ें, और इसका रिजल्ट क्या मिला कि आपकी सिक्योरिटी को थ्रेट रहता है। सो स्टूडेंट्स, कीप इन टच विद योर नेबर्स। नेक्स्ट इज अननोन प्रोफेशनल रिलेशनशिप। जो अर्बनाइजेशन का एक बाई प्रोडक्ट है दैट इज़ अननोन प्रोफेशनल रिलेशनशिप। गांव में अगर कभी देखें आप, विलेज में जाके देखें, तो जो अपॉइंटमेंट करता है, जो रिक्रूटर है, उसको मालूम रहता है कि कौन उसके वहाँ काम कर रहा है, उसकी सोशो इकोनॉमिक सारी कंडीशंस उनको मालूम होती है, क्योंकि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय भी कम होते हैं। भी उनकी बात भी ठीक है, 4-5 लोग 6-7 लोगों को काम पे रखते हैं, तो उनको उनकी पूरा बैकग्राउंड उनके नॉलेज में रहता है। लेकिन अर्बनाइजेशन की अगर आप बात करें तो किस तरह की उनकी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, कुछ नॉलेज में नहीं रहता है रिक्रूटर की। ठीक है, जो ओनर्स हैं, जो रिक्रूटर्स हैं, जो एमडीज़ हैं, उनके नॉलेज में कंप्लीट बायोडेटा नहीं रहता है, कंप्लीट बैकग्राउंड उनके नॉलेज में नहीं रहता है ऑफ द एम्प्लॉय। बस एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, अच्छा आपने कौन सी डिग्री अचीव की है, आपकी क्या एजुकेशनल स्टेटस है, कितना एक्सपीरियंस है, दैट इज़ सफिशिएंट। तो ये चीज़ें ध्यान में रहती है, लेकिन आपका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो अर्बन एरिया में मालूम नहीं रहता है इन एनी फर्म। नेक्स्ट इज डिवीज़न ऑफ लेबर। अर्बनाइजेशन के साथ ही स्टार्टिंग हुई डिवीज़न ऑफ लेबर की। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि आपको सारा काम नहीं करना है, आप तो सिर्फ एक काम करेंगे। ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, मार्कर। ये मार्कर है, मार्कर मैन्युफैक्चरिंग एक फैक्ट्री है। रजनी और मैं, आप सब हम लोग उस फैक्ट्री में वर्कर हैं। तो हमारा काम ये पूरा मार्कर मैन्युफैक्चर करना नहीं होगा स्टूडेंट्स। हमारी जो ड्यूटी होगी दैट विल बी सेपरेट। कैसे सेपरेट होगी? एक का काम होगा कैप वाली मशीन पर काम करना, दूसरे का काम रहेगा कि वो रेस्ट ऑफ मार्कर जो है इस बॉक्स पर काम करे। नेक्स्ट का काम होगा कि इसमें वो इंक फिल करने के लिए रिफिल डाले, और फाइनली एक का काम रहेगा कि वो उसको रैप कर दे, एकदम पैक कर दे, और फाइनली नेक्स्ट का काम रहेगा कि वो उसको कम्प्लीटली बॉक्सेस में पैक करके जो भी एमआरपी वगैरह प्रिंटिंग वगैरह है वो सेपरेट काम रहेगा। फिर एक का काम होलसेलर के पास, दूसरे का काम रिटेलर के पास। तो ऐसा क्या है, समझ पा रहे हैं कि आपको पूरा काम नहीं करना है कि पूरा का पूरा मार्कर आप ही को मैन्युफैक्चर करना है, सारे के सारे काम आपको करने हैं, ऐसा नहीं होता है। आप तो जस्ट पार्ट ऑफ मार्कर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा काम तो कोई और कर रहा है, आपके साथ ही नंबर ऑफ वर्कर्स और भी एसोसिएटेड रहते हैं जो कि इस मार्कर की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये क्या है? दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर, बंटवारा काम का। कुछ आप करेंगे, कुछ आप करेंगे, कुछ मैं करूँगी, और फाइनली सब कुछ असेंबल करके एक बंदे को देंगे जो कि प्रिंटिंग करेगा, एंड आफ्टर प्रिंटिंग वो जाएगा आपके होलसेलर के पास। एलियनेशन। लेकिन स्टूडेंट्स, एलियनेशन सुनते ही आपको मार्क्स याद आ गए होंगे, अच्छी बात है। जिनको आ गए हैं बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आए हैं स्टूडेंट्स थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा कि आप पूरा मार्कर आप मैन्युफैक्चर नहीं करना है, यू हैव टू मैन्युफैक्चर जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस मार्कर। तो मार्क्स कहते हैं कि इस कंडीशन में जो वर्कर है उसका अपने प्रोडक्ट पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, और उसको मालूम भी नहीं रहता कि आखिर ये चीज़ फाइनली बनके कैसी होगी। इस तरह की चीज़ें जब वर्कर को मालूम नहीं रहती है तो वर्कर के सामने एक मेंटल इश्यू क्रिएट होता है, दैट इज एलियनेशन। एलियनेशन का मतलब क्या होगा? एलियनेशन मीन्स डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्क, और फाइनली जब डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्क, डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्क प्लेस, डिटैचमेंट फ्रॉम द रिलेटिव्स, एंड फाइनली डिटैचमेंट फ्रॉम सेल्फ। तो ये वाला जो स्टेज है दैट इज डिटैचमेंट फ्रॉम सेल्फ। जब ये क्रिएट हो जाएगी तो आप जिए किसके लिए? नहीं जीना है। डिटैचमेंट फ्रॉम सेल्फ आ गया ना, खुद से अलग हो गए हैं आप, और जब खुद से अलग हो गए तो हैंग आउट, सुसाइड कर लेंगे। नेक्स्ट इज ओवरलैप द सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। अर्बनाइजेशन की दो चीज़ें आप देखेंगे। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट अर्बनाइजेशन का ये बताया जाता है कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होगा
एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो भी रिक्रूटर है उसको अपने एम्प्लॉय की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में नॉलेज नहीं रहती है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? उसके लिए इम्पॉर्टेंट है आपकी वर्क एफिशिएंसी, आपकी स्किल्स, आपका एजुकेशनल और एकेडमिक बैकग्राउंड और आपका एक्सपीरियंस। तो जो वेरियस प्रोफेशनल पैरामीटर्स हैं वो एक एम्प्लॉयर के लिए ज़रूरी होते हैं, एक रिक्रूटर के लिए ज़रूरी होते हैं। बाकी आपकी कास्ट, आपका इकोनॉमिक स्टेटस उसके लिए मायने नहीं रखता है। जब आपकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उसके लिए मायने नहीं रखती हैं तो जो कास्ट बेस्ड जो बैरियर्स होते हैं वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगते हैं और फैक्ट्री में बैठ के सब लोग वेरियस कास्ट और कम्युनिटीज़ के लोग बैठकर लंच डिनर करते हैं। जो नाइट ड्यूटी डिनर करेंगे और जिनका मॉर्निंग और आफ्टरनून ड्यूटी रहेगा वो लंच और ब्रेकफास्ट साथ में बैठ के करते हैं। सबके लिए एक मैस होता है और सबके लिए ही कॉमन फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि अर्बनाइजेशन ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है जिसमें कि आपकी सोशो इकोनॉमिक जो भी स्टेटस है वो मायने नहीं रखती। इफ़ रजनी बिलोंग्स टू एन अपर क्लास, इफ़ रजनी बिलोंग्स टू एन अपर क्लास, लेकिन रजनी इलिटरेट है, अकेडमिक निल है रजनी का जो भी परफॉर्मेंस है, रजनी के पास एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, स्किल्स रजनी के पास कुछ नहीं, रजनी ज़ीरो है, तो इस कंडीशन में रजनी अपर कास्ट से बिलोंग करने के बाद भी रजनी को उस फैक्ट्री में जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर रजनी लोअर कास्ट से, सो कॉल्ड लोअर कास्ट से बिलोंग करती, लेकिन हाँ रजनी हाईली एक्सपीरियंस्ड है, स्किल्ड है, अकेडमिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग रहा है, बहुत साउंड रहा है, तो रजनी को डेफिनेटली जॉब मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, these were some characteristics of urbanization, and in next video we will continue this chapter and we will discuss about some other topics, and very first we will discuss about industrialization in India. Till then, keep learning.